मेरे 24 इयर्स के कॉर्पोरेट करियर में मैंने बहुत सारे टीम मेंबर्स के साथ काम किया है और कंसिस्टेंटली एक कंसर्न हमेशा सबका रहता है, वो है इन हैंड सैलरी। सभी को लगता है कि किसी तरह डिडक्शन को कम कर दें तो इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी, टैक्स तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, तो ईपीएफ और एनपीएस को रिड्यूस करना ही हमारे हाथ में है। सो अक्सर लोग एनपीएस में ऑप्ट नहीं करते और अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन दे तो ईपीएफ को अपने मिनिमम पर रखते हैं। थ्योरेटिकली ये इतना गलत भी नहीं है। ईपीएफ 8.25% रिटर्न देता है, एनपीएस म्यूचुअल फंड से कम रिटर्न देता है और ऊपर से इतना लंबा लॉक इन भी होता है। बेटर है इन हैंड सैलरी बढ़ाएं और उसमें से सेव करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो वहां तो 12% से ज्यादा का रिटर्न मिल जाएगा और लॉक इन भी नहीं है। ऑन पेपर ये लॉजिक परफेक्ट है। क्या आपने इस लॉजिक को कभी टेस्ट किया है? क्या वाकई में म्यूचुअल फंड ईपीएफ और एनपीएस से बेहतर है? तो इस वीडियो में इसी लॉजिक को थोड़ा सा डीप में टेस्ट करते हैं और देखते हैं ईपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड में बेस्ट ऑप्शन वाकई में है क्या। मैं यहाँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और चॉइस विद प्रूफ शेयर करूंगा, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देगा और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने लिए राइट चॉइस कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और मैं अपने चैनल के थ्रू अपनी लर्निंग्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले एनपीएस और ईपीएफ थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसे लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। एनपीएस और ईपीएफ गवर्नमेंट मैंडेटेड रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। इनके ब्रॉडली दो पार्ट होते हैं। पहला है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो कि आपकी कंपनी एम्प्लॉयर की तरफ से डायरेक्टली इन फंड्स में इन्वेस्ट करती है। इसको आप एक बार एम्प्लॉयर से चूज करते हैं और फिर उसके बाद हर मंथ ये ऑटोमेटिकली सैलरी से डिडक्ट होता रहता है। दूसरा ऑप्शन है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो कि एम्प्लॉय की तरफ से इन फंड में इन्वेस्ट होता है। यहाँ पर आप एनपीएस के केस में खुद करते हैं, जो ऑप्शनल है, या ईपीएस के केस में एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से करता है, जो मैंडेटरी है। ये दोनों ही सीटीसी में से डिडक्ट होते हैं, तो श्योरली इनको ऑप्ट करने से इन हैंड सैलरी तो कम हो जाती है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो आपकी सैलरी स्लिप में दिखता है, पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो सैलरी स्लिप में दिखता भी नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चलता है। यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जो ये कि ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एग्जम्प्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिसका मतलब ये है कि इनमें किया हुआ कंट्रीब्यूशन, रिटर्न्स और एंड में किया हुआ विड्रॉल तीनों ही टैक्स एग्जम्प्टेड हैं। जब हम टैक्स के टॉपिक पर हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि खुद टैक्स फाइल करना टैक्सेशन और उसे सेव करने के मेथड समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं 20+ ईयर से अपनी टैक्स फाइलिंग खुद ही करता हूँ। मेरे लिए क्लियर टैक्स वन ऑफ द बेस्ट टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म रहा है, जिन्होंने काफी इनोवेशंस किए हैं, जिससे कि एक क्लिक पर आप अपना सारा डेटा एक जगह पर ला सकते हैं और खुद बहुत ही क्विकली और रिलायबली टैक्स फाइल कर सकते हैं। आप क्लियर टैक्स वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए, अपने पैन कार्ड डिटेल डालिए और 95% ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। आप अपना फॉर्म 16 अपलोड करते हैं तो आपकी सारी सैलरी डिटेल्स, डिडक्शंस ऑटोमेटिकली पोर्टल पर आ जाता है। आपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसके कैपिटल गेन्स को प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर 80+ लिस्टेड ब्रोकर्स से डेटा डायरेक्टली अपलोड हो सकता है। पहला ऑप्शन है जिसमें कि आप डायरेक्टली अपने ब्रोकर से लॉग इन करते हैं और सारा कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है आप अपने प्लेटफॉर्म से टैक्स पीएनएल डाउनलोड करते हैं, उसे यहाँ पर क्लियर टैक्स में अपलोड करते हैं। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड इंटरमीडिएटरी जैसे कि कैम्स और के फिनटेक का डेटा भी यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एफएनओ इनकम, ये सभी एक जगह आ जाती हैं। एंड में आप पूरे डिटेल्स की समरी रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ तक कि आपको ये भी बताता है कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेटर है और आईटीआर टाइप कौन सा होना चाहिए। अक्सर लोग पास्ट लॉस कैरी फॉरवर्ड को अकाउंट करना भूल जाते हैं। क्लियर टैक्स पिछले 8 सालों का डेटा चेक करके ऑटोमेटिकली आपके कैपिटल गेन्स या ट्रेडिंग इनकम को कम कर देगा। ये आपको मैक्सिमम टैक्स रिफंड क्लेम करने में काफी हेल्प करेगा। ऑल्सो इस साल के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को फ्यूचर टैक्स सेविंग के लिए ऑटोमेटिकली रिपोर्ट भी कर देगा। बेस्ट पार्ट ये है कि मैक्सिमम स्टेप्स ऑटोमेटिक हैं। क्लियर टैक्स 100% एक्यूरेसी से कैलकुलेट करता है और आपको देता है फ्री टैक्स नोटिस सपोर्ट। तो इस बार क्लियर टैक्स से स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और क्लियर
आफ्टर टैक्स मेरे सब्सक्राइबर को ये कोड डालने पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है। अब एनपीएस और ईपीएफ पर वापस आते हैं। अक्सर लोग जब ईपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड का रिटर्न कंप्यूट करते हैं तो एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमने 10,000 रुपए इन तीनों के अंदर मंथली इन्वेस्ट किया, ईपीएफ का रिटर्न 8.25 होगा, एनपीएस का लगभग 10% और म्यूचुअल फंड का लगभग 12%। 25 साल तक ये एक कंटिन्यूसली इसमें इन्वेस्ट किया तो ईपीएफ के अंदर ये टोटल रिटर्न लगभग 99 लाख बन जाएगा, एनपीएस के अंदर 1.33 करोड़ और म्यूचुअल फंड में सब्सटैंशियली हायर 1.89 करोड़। तो यहाँ बड़ा ऑब्वियस सा लगता है कि म्यूचुअल फंड तो इनमें से बहुत ही बेहतर ऑप्शन है और कोई भी अगर दूसरे ऑप्शन को चूज करना कोई पॉइंट ही नहीं बनता। पर ये अजम्पशन हाफ ट्रूथ है। इससे पूरा समझने के लिए इन दोनों टूल्स को इंडिविजुअली समझने की कोशिश करते हैं। ईपीएफ इंडिया का ओल्डेस्ट सोशल सिक्योरिटी फंड है और इसके रिटर्न्स गारंटीड है। हर साल गवर्नमेंट ईपीएफ के रिटर्न अनाउंस करती है और करंट रिटर्न 8.25 चल रहा है। ईपीएफ ऑप्शनल नहीं है, इसकी लिमिट 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए होती है। पर अगर आप की सैलरी 15,000 पर मंथ से ज्यादा है तो इसे 1800 पर मंथ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मींस ज्यादा सैलरी तो कम कंट्रीब्यूशन अलाउड है। स्ट्रेंज ना? यही रीजन है कि बहुत सारे लोग इसे 1800 पर मंथ पे कैप कर देते हैं। ईपीएफ अगर हायर लेवल पे चूज करते हैं तो 12% ऑफ बेसिक एम्प्लॉयर के पार्ट से जाएगा और 12% एम्प्लॉय के पार्ट से जाएगा। यहाँ ये ध्यान देने लायक चीज है कि एम्प्लॉयर का पार्ट प्री टैक्स सैलरी से ईपीएफ में कंट्रीब्यूट होता है तो उस पर टैक्स लगा ही नहीं, इसीलिए कंट्रीब्यूशन टैक्स एग्जम्प्टेड है। पर एम्प्लॉय का पार्ट टैक्स डिडक्टेड सैलरी से कट के ईपीएफ में इन्वेस्ट होगा। इट मींस कि कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्टेड नहीं है पर आप अंडर सेक्शन 80C में टू 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं तो ये टैक्स फ्री हो सकता है। पर ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही एप्लीकेबल है। न्यू रिजीम में एम्प्लॉय का पार्ट टैक्स एग्जम्प्टेड नहीं है। एक स्मॉल बट बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करें तो अगर किसी एम्प्लॉय की टोटल मंथली सैलरी 1 लाख है और बेसिक 50,000 है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेसिक का 12% मतलब 6,000 पर मंथ टैक्स फ्री ईपीएफ में चला जाएगा। बचे हुए 94,000 पर टैक्स कंप्यूट होगा और जो डिडक्शन है उसके बाद जो पैसा होगा उसमें से 6,000 रुपीज ईपीएफ में जाएगा। सो एम्प्लॉयर का पार्ट टैक्स फ्री इन्वेस्ट हुआ बट एम्प्लॉय के पार्ट में पहले टैक्स लगा था, उसके बाद वो ईपीएफ में इन्वेस्ट हुआ। बट एक बार पैसे किसी भी रूट से ईपीएफ में गए तो उसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है और आपको इसे टैक्स रिटर्न में शो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि एनुअल इंटरेस्ट पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जो यहाँ नहीं है। ईपीएफ का कंप्लीट विड्रॉल पोस्ट रिटायरमेंट पॉसिबल है और वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। 5 ईयर से पहले अगर विड्रॉ किया तो सारा सेव टैक्स वापस भी देना पड़ सकता है। कुछ मेजर लाइफ इवेंट जैसे कि मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसी, हाउस कंस्ट्रक्शन पर पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल है। सो ये उतना भी रेस्ट्रिक्टिव नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। विड्रॉल प्रोसेस पूरा ऑनलाइन होता है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि ईपीएफ के विड्रॉल करना बड़ा मुश्किल है, पर अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, डिटेल्स अपडेटेड रखते हैं, एम्प्लॉयर चेंज होने पर ईपीएफ ट्रांसफर करते हैं तो ये सीमलेस होता है। मेरे एक फ्रेंड ने रिसेंटली 20 इयर्स का ईपीएफ विड्रॉ किया और उसे 1 महीने के ड्यूरेशन में पूरा अमाउंट मिल गया और वो भी कंप्लीटली टैक्स फ्री। सो एज अ कंक्लूजन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पार्ट हर स्टेप पर टैक्स फ्री रहता है। एम्प्लॉय पार्ट कंट्रीब्यूशन पे टैक्स फ्री नहीं होगा एज इट इज डन फ्रॉम द पोस्ट सैलरी। अब अगर एनपीएस पर आते हैं तो एनपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी है पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ये ऑप्शनल होता है। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग एनपीएस से ऑप्ट ही नहीं करते हैं। एनपीएस में 2 तरीके के अकाउंट होते हैं। पहला है टियर 1 जो प्योरली रिटायरमेंट पर्पस के लिए है और इसमें रिटायरमेंट तक स्ट्रिक्ट लॉक इन रहता है, और दूसरा है टियर 2 जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है, जहां पर आप जब चाहे इन्वेस्ट करें, जब चाहे उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। टियर 2 इतना पॉपुलर नहीं है और इसमें काफी ड्रॉबैक्स भी हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली टियर 1 के बारे में बात करेंगे जो रिटायरमेंट पर्पस के लिए है। जैसा पहले भी बताया, इसमें एक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है और दूसरा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन ओल्ड टैक्स रिजीम में 10%
10% ऑफ बेसिक होता है और न्यू टैक्स रिजीम में 14% तक किया जा सकता है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% मैंडेटरी होता है। ध्यान देने लायक ये है कि जस्ट लाइक ईपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑन प्री टैक्स सैलरी से एनपीएस में इन्वेस्ट होता है। बिना कोई टैक्स दिए ये पार्ट एनपीएस में कंट्रीब्यूट होता रहता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सैलरी से डिडक्ट नहीं होता। आप चाहें तो खुद एनपीएस की वेबसाइट पर जाकर के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये पोस्ट टैक्स सैलरी से होगा तो ये कंट्रीब्यूशन टैक्स एग्जम्प्टेड नहीं होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 80C के अंडर में टैक्स डिडक्शन में आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो जो सेल्फ से एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं वही एनपीएस है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। अब क्योंकि एम्प्लॉयर पार्ट बिना सैलरी में काउंट हुए सीधे एनपीएस में जाता है तो आपको सैलरी स्लिप में भी नहीं दिखता, तो बहुत से लोग इसे काउंट ही नहीं कर पाते। इन्वेस्टमेंट स्टाइल को देखें तो एनपीएस थोड़ा एक म्यूचुअल फंड की तरह है, जहां पर कि आप इक्विटी और डेट दोनों जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और ये कंट्रोल आपके पास है। आप या तो ऑटोमेटिक ऑप्शन चुन सकते हैं जहां पर कि आपकी एज के अकॉर्डिंगली इक्विटी और डेट का रेशियो बदलता रहेगा, या आप ये रेशियो आप खुद भी सेट कर सकते हैं। आप 25% इक्विटी से 75% इक्विटी तक कुछ भी चूज कर सकते हैं। इन इन्वेस्टमेंट के लिए 11 पेंशन फंड मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं। ये लार्ज फंड मैनेजमेंट हाउसेस जैसे कि एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई जैसी बहुत बड़ी कंपनीज हैं और आप चुन सकते हैं कि किस फंड में इन्वेस्ट करना है। और बेस्ट पार्ट है कि गवर्नमेंट मैंडेट की वजह से इनका फंड मैनेजमेंट चार्जेस बहुत ही कम है, मोस्टली 0.1 के अराउंड है, जो कि म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट 0.5 या 1% तक हो सकता है। रिटर्न देखें तो अगर इक्विटी में हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12% से ज्यादा रिटर्न पॉसिबल है, बट इस वीडियो में मैं एक कंजर्वेटिव अप्रोच लूंगा और इसे 10% मान करके चलता हूं। जब मैं अपना एनपीएस रिटर्न दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि 10% काफी कंजर्वेटिव है। एनपीएस में मिलने वाला इंटरेस्ट कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। अगर विड्रॉल की बात करें तो ये काफी स्ट्रिक्ट है और आपकी रिटायरमेंट एज जो कि 60 इयर्स मानी जाती है उससे पहले एनपीएस विड्रॉ करना बड़ा मुश्किल सा है। यहाँ ये ईपीएफ से ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है। आई कंसिडर कि इन एनपीएस में जो भी अमाउंट आप रखते हैं उसे आप रिटायरमेंट के लिए ही काउंट कीजिए, उससे विड्रॉल के बारे में सोचिए ही मत। 60 इयर्स के बाद ये अमाउंट कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाता है। यहाँ एनपीएस में एक यूनिक फीचर है जिसको कुछ लोग नेगेटिव भी मानते हैं, वो ये कि आफ्टर रिटायरमेंट सिर्फ 60% ही विड्रॉ कर सकते हैं, रेस्ट 40% आपको एन्युटी या पेंशन के फॉर्म में मिलेगा। इस कॉर्पस को आप किसी ऑथराइज्ड एन्युटी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग इस फीचर से ज्यादा खुश नहीं होते, पर मैं इसे एक सेफ्टी फीचर की तरह से देखता हूं, जो आइडियली पोस्ट रिटायरमेंट एक प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो सोर्स आपको पीस ऑफ माइंड दे सकता है। और अगर ये टूल इसे इनेबल करता है तो इसे पॉजिटिव फीचर की तरह से ही देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड आप शायद काफी अच्छी तरह समझने लगे हैं। यहाँ हम मोस्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। वहां आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पोस्ट टैक्स सैलरी में से ही होता है, तो टैक्स तो आप दे चुके हैं। इंटरेस्ट जब म्यूचुअल फंड जब तक सेल नहीं किया है तब तक टैक्सेबल नहीं है, पर जब आप सेल करते हैं तो इंटायर गेन पर 12.5% का कंप्लीट टैक्स लग जाता है। यहाँ पर आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है कि जब चाहे आप विड्रॉ करें, जब चाहे तब आप इन्वेस्ट करें। बट रिटायरमेंट के केस में मैं इस फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो ही बेहतर है। और यहाँ हम स्पेसिफिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो 12% एवरेज रिटर्न हम काउंट कर सकते हैं। सो एक क्विक समरी देखते हैं। तो ईपीएफ 8.25% का फिक्स रिटर्न देता है। यहाँ पर विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी पार्शियल है। कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो सकता है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो। ग्रोथ टैक्स फ्री है और विड्रॉल भी कंप्लीटली टैक्स फ्री है। वहीं अगर एनपीएस में देखते हैं तो लगभग 10% का रिटर्न हम मान सकते हैं, जो मार्केट लिंक्ड है तो ज्यादा या कम भी हो सकता है। विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी वो एब्सोल्युटली नहीं है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अगेन टैक्स फ्री होता है, बट अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो एम्प्लॉयर का पार्ट तो टैक्स फ्री होगा बट एम्प्लॉय का पार्ट टैक्सेबल होगा। ग्रोथ टैक्स फ्री है और विड्रॉल भी टैक्स फ्री है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो यहाँ कुछ फर्क है। यहाँ पर रिटर्न्स ज्यादा होगा, लगभग 12% हम एवरेज लेकर के चलते हैं। विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। कंट्रीब्यूशन आपका
क्योंकि आपकी सैलरी पोस्ट टैक्स मिलती है, आप उसमें से कंट्रीब्यूट करते हैं तो इसमें टैक्स लग चुका है। ग्रोथ टैक्स डिफर्ड है, इमीडिएटली नहीं लगता, बट जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। तो आइए इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम अपने एजम्पशन को फिर से कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले ईपीएफ और एनपीएस पे जाते हैं तो एजम्पशन में और रियलिटी में कोई फर्क नहीं है, वही 99 लाख का रिटर्न ईपीएफ में मिला होगा और एनपीएस का 1.33 सीआर के करीब। बट जैसे ही हम म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को समझ में आएगा कि यहाँ पर एजम्पशन और रियलिटी में थोड़ा फर्क है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट सोचा था अपनी सैलरी से, तो इन रियलिटी आपको वो पैसा कंप्लीटली पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस पर टैक्स लग जाएगा। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो इसका मतलब ये है लगभग 3,000 टैक्स लग करके आपको इवेंचुअली 7,000 रुपीज ही मिलेंगे। तो अगर आपको एनपीएस और ईपीएफ को मैच करने के लिए 10,000 इन्वेस्ट करना है तो आपको अपनी सैलरी में से लगभग 13,000 या उससे ज्यादा काउंट करना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन में अगर हम सिंपली 10,000 रखते हैं तो ये 7,000 पोस्ट टैक्स हो गया है। उसमें सेम वे अगर एनुअल रिटर्न काउंट करते हैं तो 12% के हिसाब से, तो अगर हम आफ्टर 25 ईयर्स इसको कंप्यूट करते हैं तो इसकी फ्यूचर वैल्यू लगभग 1.32 सीआर हो जाएगी, जो कि अभी अगर आप देखेंगे तो एनपीएस से कम है। और ये इसलिए हुआ है कि कंट्रीब्यूशन के टाइम पर उस पर टैक्स लग गया था। बट ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एट द टाइम ऑफ विड्रॉल टैक्सेबल है। तो जितना भी अमाउंट आपने एस्टिमेटेड रिटर्न किया काउंट किया है, लगभग इस केस के अंदर 1 सीआर के करीब एस्टिमेटेड रिटर्न होगा। 12.8 लाख के करीब जो है वो रिटर्न टैक्सेबल हो जाएगा और इवेंचुअली आपको जो नेट कॉर्पस मिलेगा वो 1.19 सीआर होगा, जो कि 1.33 सीआर ऑफ एनपीएस से कंसिडरेबली कम है। तो आप देख सकते हैं टैक्स एग्जम्पशन ईपीएस और एनपीएस के रिटर्न को कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। सिर्फ उनके परसेंटेज रिटर्न के बेसिस पे कंपेयर करना यहाँ पर थोड़ा इनकरेक्ट होगा। सेम कंट्रीब्यूशन करने से एनपीएस आपको म्यूचुअल फंड से 14 लाख से बेहतर रिटर्न देता है। ईपीएफ नो डाउट म्यूचुअल फंड से कम कॉर्पस बना रहा है, बट प्लीज अंडरस्टैंड ईपीएफ डेट बेस्ड फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो गारंटीड रिटर्न देता है। इसमें इक्विटी की अनसर्टेनिटी भी नहीं है। इसे अगर आप किसी डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एफडी या बॉन्ड से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही बेहतर निकल करके आएगा, बिकॉज यहाँ रिटर्न किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट से बेहतर है, विच इज 8.25%। कोई डेट इंस्ट्रूमेंट आपको ये रिटर्न नहीं देगा। कंट्रीब्यूशन और विड्रॉल दोनों ही टैक्स फ्री हैं, जो इसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते हैं। सो आपके पोर्टफोलियो में डेट एलोकेशन के लिए काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे में एक सैलरीड एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? एनपीएस तो आउटराइट विनर है, उसे ऑप्ट आउट करना गलती होगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आप खुद कर सकते हैं और ये भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। स्पेशली ओल्ड टैक्स रिजीम में तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा, बट विड्रॉल का टैक्स बेनिफिट भी काफी सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ईपीएफ एक बहुत ही अच्छा डेट इंस्ट्रूमेंट है और पोर्टफोलियो के डेट एलोकेशन के लिए परफेक्ट चॉइस है। तो इसे डेट एलोकेशन के लिए तो श्योरली कंसिडर किया जाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक गेम चेंजर है, पर ये टैक्स एक्सम्पशन लिमिटलेस नहीं है, वरना लोग इसे मिसयूज करने लग सकते हैं। ये लिमिट 7.5 लाख पर ईयर की है, जो ईपीएस और एनपीएस को मिला करके है, बट ये स्टिल काफी बड़ी है क्योंकि ये 62,000 पर मंथ हो जाती है। मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि जब तक आप 7.5 लाख की लिमिट को कंज्यूम नहीं करते हैं, तब तक ईपीएफ और एनपीएस के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को तो जरूर ऑप्ट कीजिए और इस टैक्स बेनिफिट को जाने मत दीजिए। इसे एक सिंपल तरीके से समझे तो अप टू 7.5 लाख पर ईयर 30% रिटर्न तो आप जिस दिन इन टूल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसी दिन आपको मिल जाता है। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको कहां से मिलेगा? अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने ईपीएफ अपनी फर्स्ट जॉब 2001 में ऑप्ट किया था और कभी भी विड्रॉ नहीं किया। 24 ईयर्स में बढ़कर के
1 CR को क्रॉस कर चुका है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तब ये पता भी नहीं था कि एक सिंपल सा EPF इतना सिग्निफिकेंट कॉर्पस बना सकता है। NPS मैंने 2016 में ऑप्ट किया, तब मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। मुझे तुरंत समझ में आ गया था कि ये टैक्स फ्री कंट्रीब्यूशन ऑप्शन मैं मिस नहीं कर सकता। जब मैं अपनी अगली ऑर्गेनाइजेशन में गया जहां पर कि NPS उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था, तो मैंने वहां HR को कन्विंस करके NPS शुरू करवाया और लोगों को भी इनकरेज किया कि NPS में कंट्रीब्यूट करें। आज 9 साल में मैंने अपने NPS में कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज किया है और सेल्फ से भी कंट्रीब्यूट किया है। वहां पर कॉर्पस लगभग 57 लाख से ज्यादा बन पाया है। यहाँ मैंने हमेशा 75% इक्विटी का ऑप्शन चुन के रखा था, तो मेरे रिटर्न भी लगभग 12 to 13% के करीब कंसिस्टेंट रहे हैं। 60 इयर्स की एज के बाद मैंने सोचा है इसे कंटिन्यू करूंगा और एक रेगुलर कैश फ्लो के लिए एन्युटी प्लान ले लूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, मेरे कॉर्पस का इतना बड़ा हिस्सा बना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इतना लंबा कौन वेट करेगा। फैक्ट ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग तो एक बहुत ही लंबी रेस है। सक्सेस उसी को मिलती है जो कि लंबा सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रह सकते हैं। एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक की बाय बाय।